गाइस लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल बिंग कॉमर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए कि आपको हमारे चैनल की सारी नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। और गाइस आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो जहाँ पे हमारे पास 17,000 प्लस फॉलोअर्स है, और आप हमें फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हो जहाँ पे हमारे पास 78,000 प्लस फॉलोअर्स है। और गाइस आप हमारी वेबसाइट में जरूर विजिट कीजिए, यहाँ पे आपको नोट्स, क्वेश्चन आंसर, कोर्सेज, बहुत सारी चीज मिल जाएगी और यहाँ पे आप अपना कोर्स भी खुद का क्रिएट कर सकते हो और अर्निंग कर सकते हो। और गाइस हमारी कंपनी हमेशा प्रॉफिट का 25% एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी को देती है, जहाँ पे हम जो भी बच्चे फीस नहीं दे सकते, स्कूल की कॉपी बुक्स नहीं खरीद सकते, हम उनको वो सारी चीज फ्री में देते हैं। तो गाइस इसलिए हमें सपोर्ट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिंग कॉमर्स शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं लेक्चर की ओर। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कुणाल ननारे। मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 के बीएसटी का जो चैप्टर 2 है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये बड़ा हार्ड चैप्टर है, बहुत ही डिफिकल्ट चैप्टर है, बहुत ही प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मानता हूं बहुत थियोरेटिक है, बहुत मतलब थ्योरी वाला चैप्टर है, बट ये स्टिल बहुत ही मजा आएगा। देखिए, हर चीज का मतलब बताने का तरीका अच्छा होगा तो वो चीज आपको मजा आएगी, राइट। तो मैं आपको ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा, ऐसे इजी इजी एग्जांपल से समझाऊंगा जिससे आपको ये चैप्टर बहुत क्लियर और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज जो चैप्टर 2 है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो जी इसके बारे में सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से टाइप के होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, देखिए यहाँ पर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। अब जी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी टाइप का ऑर्गेनाइजेशन आ सकता है। एक चीज पहले बता रहा हूँ, ये मैंने 12th में बताया था, लेकिन स्टिल अभी आपको शॉर्ट में बता रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन मतलब हर वहां पर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आप कांग्रेस जो भी सुनते हो ना पॉलिटिकल, सो वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसके साथ साथ पॉलिटिकल तो हो गया, इसके साथ साथ आप जैसे देख सकते हैं सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी होता है। अब सोशल ऑर्गेनाइजेशन जैसे स्कूल हो गया, ये सब सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। अब जी जैसे अभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने वाला है, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना है, उसके बाद यही सारी चीजें, राइट। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा डीप में मत जाइए। चलिए अभी हम लोग मैं आपको बता देता हूँ बेसिकली इस चैप्टर में करना क्या है, ठीक। बेसिकली ये जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये 3 हिस्सों में डिवाइड होता है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, 3 हिस्सों में डिवाइड होता है। तो जी सबसे पहला जो है वो है प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस, और दूसरा है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, एंड थर्ड वन इज जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस। अब जी मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं कि ये जो 3 टाइप्स है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, इसमें से जी ये जो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस है, ये हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर 2 में, ठीक है। इसे क्या करेंगे, हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। और ये जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये हम लोग कौन से चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर 3 में, ठीक। और जी जॉइंट सेक्टर इंटरप्राइजेस का केस थोड़ा अलग है, लेकिन ये भी हम लोग चैप्टर 3 में ही कवर करेंगे, इसलिए, लेकिन इसका ज्यादा कुछ पार्ट नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि मैं आपको अभी फ्यूचर में बताऊंगा कि बेसिकली इसका फंडा क्या है, राइट। तो जी अभी जो मेन है इस चैप्टर में, बेसिकली हम लोग प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर चैप्टर 3 में हम पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के बारे में डिस्कस करेंगे, और जॉइंट सेक्टर इंटरप्राइजेस भी, वो भी शायद मैं आपको चैप्टर 3 में ही करवा दूंगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आपको एक टॉपिक दिखेगा जो ये वाले पॉइंट को सेटिस्फाई करता है, ठीक। तो इतना डीप में मत जाइए। सबसे पहले हमें जानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस क्या होता है, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस क्या होता है, जॉइंट सेक्टर इंटरप्राइजेस क्या होता है। अब जी प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस मतलब ऐसे बिजनेस जो कि ओन्ड मतलब जो कि हमारा है, राइट। फॉर एग्जांपल जो जैसे आप मेरे लेक्चर्स देख रहे होंगे, या फिर अगर जैसे ओन मतलब जो फॉर एग्जांपल आपने कॉपी लिया मार्केट से अपने लिए, राइट। तो वो आपने क्या खरीद उस कॉपी को आपने खरीदा है, तो आप क्या हो गए, उस कॉपी के मालिक हो गए, राइट। तो वैसे ही ओन का भी मतलब वही होता है, ठीक। तो ऐसे बिजनेस जो कि ओन किया है, कंट्रोल किया है, मैनेज करता है प्राइवेट इंडिविजुअल, और जिनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना, उसे हम प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस कहते हैं। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, ऐसे बिजनेस जो कि ओन और कंट्रोल और मैनेज करता है प्राइवेट इंडिविजुअल, जिनका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना, उसे हम प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस कहते हैं। समझ में आ गया। तो जी अब मैं आपको फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल पे देखिए, बेसिकली सब बच्चे लोग का कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है, प्राइवेट इंडिविजुअल मतलब क्या होता है। देखिए जितने भी पीपल है, राइट, जितने भी वर्ल्ड में पीपल है एक्सेप्ट गवर्नमेंट को छोड़ के जितने भी पीपल है वर्ल्ड में, जब वो अपना बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, तो जो वो जो स्टार्ट करता है वैसे बिजनेस को प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने
एक बिजनेस खोला तो वो प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस कराया जाएगा, आपके पापा ने खोला तो वो प्राइवेट कराया जाएगा, या आपका कोई भी रिलेटिव खोलेगा तो वो सब प्राइवेट कराया जाएगा। बट ऐसे बिजनेस जो कि गवर्नमेंट खोलती है उसे हम पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस कहते हैं। ठीक, तो जी प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस क्या होता है? ऐसे बिजनेस जो कि ओन कंट्रोल मैनेज बाय प्राइवेट इंडिविजुअल और जिनका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना होता है, उसे हम प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस कहते हैं। ठीक, बहुत इजी फंडा है। अब जी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस क्या होता है? अगेन बहुत सेम है, इसलिए मैंने यूनिफॉर्मिटी रखा है कि आपको कभी प्रॉब्लम ना हो। ऐसे बिजनेस जो कि ओन कंट्रोल और मैनेज बाय गवर्नमेंट और जिनका मेन मोटिव है सर्विस करना, सर्विस को देना, उसे हम पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस कहते हैं। और एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, ऐसे बिजनेस जो कि ओन कंट्रोल एंड मैनेज बाय गवर्नमेंट और जिनका मेन मोटिव क्या होता है? सर्विस देना होता है, वैसे बिजनेस को हम क्या कहते हैं? पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस कहते हैं। अब जी अब कोई कोई बच्चों का हमेशा से ये क्वेश्चन आ जाता है कि भाई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का तो हमेशा में प्रॉफिट अर्न करना मोटिव रहता है, लेकिन मैं आप सभी को एक चीज बता दूं, पब्लिक सेक्टर यार गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट क्या प्रॉफिट अर्न करती है? नहीं करती, आपको सर्विस प्रोवाइड करती है। राइट, इसके बारे में चर्चा मैं आपको बाद में करूंगा, लेकिन मैं आपको एक चीज राज की बात बता देता हूँ यहाँ पर कि ऐसे बिजनेस जो कि ओन कंट्रोल मैनेज बाय गवर्नमेंट और जिनका मेन मोटिव सर्विस होता है और जी सेकेंडरी मोटिव होता है प्राइवेट प्रॉफिट अर्न करना, राइट, वैसे बिजनेस को हम पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस कहते हैं। ठीक, बहुत इजी है। प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस क्या होता है? जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना रहता है, लेकिन पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का केस अलग है। यहाँ पर इनका मेन मोटिव सर्विस देना होता है और सेकंड मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। तो वैसे टाइप के बिजनेस को हम पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस कहते हैं, क्योंकि इसके बारे में मैं आपको डीप में आगे वाले लेक्चर्स में समझाऊंगा। राइट, तो अभी बस आप ऊपर ऊपर से थोड़ा फ्रेमवर्क जो है उसे बस देख लीजिए। अब जी जो अगला है जॉइंट सेक्टर इंटरप्राइजेस। अब जी जॉइंट सेक्टर इंटरप्राइजेस क्या होते हैं? ऐसे बिजनेस जो कि ओन कंट्रोल और मैनेज बाय बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट, ये दोनों जब मिलकर काम करते हैं तो हम उसे जॉइंट सेक्टर इंटरप्राइजेस कहते हैं। बहुत इजी कंसेप्ट है डियर। और एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, हम लोगों ने जो चीज पढ़ी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैसे होते हैं? 3 हिस्सों में होते हैं, प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस एंड जॉइंट सेक्टर इंटरप्राइजेस। प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस जो कि इस चैप्टर में हम पूरा प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस के बारे में पढ़ेंगे, पब्लिक सेक्टर में हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, जॉइंट सेक्टर को अभी जो टॉपिक है वो भी हम चैप्टर 3 में ही कवर कर लेंगे। राइट, अब जी प्राइवेट सेक्टर क्या होता है? जो ओन कंट्रोल मैनेज बाय प्राइवेट इंडिविजुअल जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है। और जी सेकंड है पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, जो ऐसे बिजनेस जो कि ओन कंट्रोल मैनेज बाय गवर्नमेंट और जिनका मेन मोटिव है सर्विस करना और सेकंड मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना, उसे हम पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस कहते हैं। जॉइंट सेक्टर इंटरप्राइजेस क्या होता है? जो कि ओन कंट्रोल मैनेज बाय बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट, ये दोनों जब मिलकर काम करते हैं तो उसे हम जॉइंट सेक्टर इंटरप्राइजेस कहते हैं। अब जी अगली चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस में कैसे टाइप के बिजनेस आते हैं। ठीक है, तो डियर यहाँ पे मैंने लिखा है प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस में सोल प्रोप्राइटरशिप आता है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होता है, पार्टनरशिप होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी होता है, जो कि हम इसे चैप्टर 2 में कवर करेंगे। ये वाले चैप्टर में हम पूरा प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस के बारे में पढ़ेंगे, जहां पर ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा अच्छे से और एकदम डीप वे में। राइट, अब जी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस में कैसे टाइप के बिजनेस आते हैं? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स आता है, पब्लिक ऑपरेशन आता है, गवर्नमेंट कंपनी आता है। अब इसकी बात छोड़ दो, लेकिन ऊपर ऊपर से मैं अभी आपको फ्रेमवर्क बता रहा हूँ कि एटलीस्ट फंडा क्या है। अब जी कोई भी मुझसे पूछता है सर ये जॉइंट सेक्टर इंटरप्राइजेस का कोई फॉर्म क्यों नहीं होता? इसका इसलिए फॉर्म नहीं होता, बेसिकली इसका इसलिए फॉर्म नहीं होता क्योंकि जॉइंट सेक्टर इंटरप्राइजेस ऐसे इंटरप्राइजेस होते हैं जो बोथ प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस मिलकर काम करते हैं। राइट, तो इसलिए इसका कोई फॉर्म वॉर्म होता नहीं है। तो ये थोड़ा एक्सेप्शनल केस है जिसके बारे में आपको चैप्टर 3 में बताऊंगा। ठीक है, तो डियर बहुत इजी फंडा है। प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस का मैंने बता दिया, प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस के अंदर इतने बिजनेस आते हैं, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के अंदर इतने बिजनेस आते हैं। ये टॉपिक हम लोग चैप्टर 3 में कवर करेंगे, इसको चैप्टर 2 में कवर करेंगे। राइट, अब जी मैं आपको और एक चीज बताना चाह रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। मैं आपको बता देता हूँ बेसिकली क्या फंडा है इस चैप्टर में। आपको 2 वर्ड जो है बहुत दिखेंगे इस चैप्टर में, आपको बहुत 2 वर्ड बड़े दिखेंगे। सबसे पहला है लायबिलिटी and another one is separate identity। बेसिकली ये जो फीचर है ये मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन का, जब मैं आपको फीचर और एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताऊंगा तो ये सारी जितने भी मेन चीज है लायबिलिटी और सेपरेट आइडेंटिटी ये वर्ड आएंगे ही आएंगे। इसलिए मैं आज के लेक्चर्स में आपको क्लियर कर देता हूँ कि आखिर में ये होता क्या है, क्योंकि हर चैप्टर में बताऊंगा ये चीज को, तो वीडियो जो होगी लंबी हो जाएगी, आप समझ सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि वीडियो लंबी ना हो और मैं आपको शॉर्ट में आपको जितनी हो सके उतना बताते जाओ और आपको भी अच्छा लगेगा कि कम वीडियो है, मतलब शॉर्ट वीडियो है, और इसके साथ साथ मेरे को भी अपलोडिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, तो जी लायबिलिटी
अब मैं लायबिलिटी, पहले लायबिलिटी वर्ड समझते हैं, उसके बाद सेपरेट आइडेंटिटी का समझेंगे फंडा क्या है। ठीक, अगर आपको लग रहा होगा कि यार अभी ये क्या पढ़ा रहा है करके, तो सॉरी, आप बंद कर सकते हैं, लेकिन आपको आगे जाके आपको ही प्रॉब्लम होगी। और कमेंट में ऐसा मत लिखना कि सर लायबिलिटी और सेपरेट आइडेंटिटी आपने बताया नहीं है। ठीक है, इसलिए बता रहा हूं कि अभी आप ध्यान से सुन लीजिए। ओके, आप सभी प्यारे बच्चे मेरी बात हम ध्यान से सुनिएगा। अब जी लायबिलिटी का मैं आपको बता देता हूँ। लायबिलिटी होती है इस चैप्टर के हिसाब से दो टाइप की। एक होती है लिमिटेड लायबिलिटी एंड सेकेंड वन इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब जी यहाँ पर मैं और एक आपको चीज क्लियर कर देता हूँ कि लायबिलिटी को मैंने आपको चैप्टर आई गेस चैप्टर 2 में पढ़ाया था, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में, जहां पर मैंने बताया था कि लायबिलिटी दो टाइप की होती है, करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, वो असली है, लेकिन बस इस चैप्टर को समझाने के लिए मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ। लेकिन लायबिलिटी हमेशा दो टाइप की होती है, करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी, जो कि मैं आपको अकाउंट्स के चैप्टर 2 में पढ़ाया हूँ, राइट। लेकिन ये चीज बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो जी जो भी बिजनेस के इसमें लिमिटेड लायबिलिटी होती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर मैं सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करूं, तो यहाँ पर क्या होता है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है, सॉरी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। और जी जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है, यहाँ पर क्या होती है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है। तो जी हर कंपनी में, हर बिजनेस में आप जितना भी यहाँ पर बिजनेस दे सकते हैं, तो कोई कोई बिजनेस में लिमिटेड लायबिलिटी रहती है, कोई कोई बिजनेस में अनलिमिटेड लायबिलिटी रहती है, राइट। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अभी समझ लीजिए मेन फंडा इसका है क्या। अब जी लिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है, तो मैं अभी ध्यान से बता रहा हूं। देखिए, जो भी बिजनेस है, अगर वो बिजनेस में लिमिटेड लायबिलिटी होगी, तो इस केस में क्या होता है, ध्यान से मैं आपको एक स्टोरी समझाता हूं, ध्यान से सुनना। फॉर एग्जाम्पल, ये बिजनेस है, ये आपका बिजनेस है, राइट। अब जी ये पर्सन है मिस्टर राम। अब जी ये जो मतलब बेसिकली आपका बिजनेस ये है और ये मिस्टर राम है। तो आपने क्या किया, राम से 5000 उधारी में मांगा। आपने आपके बिजनेस में मिस्टर राम से 5000 रुपीज उधारी में मांगा, और आपके बिजनेस ने बोला राम को कि जो ये तेरा 5000 रुपीज है, ये हम लोग तुझे अगले महीने पे कर देंगे, अगले महीने तुझे पे कर देंगे, ऐसा आपके बिजनेस ने राम को कहा। ठीक, अब जी क्या हुआ, अगला महीना आ गया, और जी अब राम आपके बिजनेस में आया और बोलता है कि भाई मेरा 5000 रुपीज चल निकाल, मतलब दे, मेरा 5000 रुपीज जो तूने मांगा था वो मुझे दे। अब आपके बिजनेस ने बोला कि सॉरी सर, हम नहीं दे सकते क्योंकि हमारा बिजनेस कैपेबल नहीं है, हम अभी आपका उधारी नहीं चुका सकते, ऐसा आपके बिजनेस ने मिस्टर राम से कहा। तो जी रामलाल गुस्सा हो गया और इसने क्या किया, आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले लिया। अब जी लीगल एक्शन जैसे लिया, तो गवर्नमेंट जैसी कोर्ट में गया और अब बताया कि इस बिजनेस ने मुझे कहा था कि 5000 रुपीज अगले महीने दूंगा, लेकिन बेसिकली दिया नहीं। तो मिस्टर राम कोर्ट में जाकर ऐसा बताए। अब जी कोर्ट ने क्या कहा कि जी जो आपका बिजनेस में लिमिटेड लायबिलिटी है, ठीक है, आपके बिजनेस में क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी है, तो सिर्फ मिस्टर राम क्या करेंगे, इनका पैसा चुकाने के लिए, मतलब राम का जो 5000 रुपए जो आपके बिजनेस ने दिया नहीं है, तो इसका पैसा चुकाने के लिए लॉ कहती है कि आपके बिजनेस का जो भी एसेट है, अगर उसको सेल करके मिस्टर राम का जो भी पैसा है वो आपको चुकाना पड़ेगा। ठीक है, आपके एसेट्स को सेल करना पड़ेगा, आपके बिजनेस के एसेट्स को आपको सेल करना पड़ेगा और मिस्टर राम का पैसा चुकाना पड़ेगा। इस केस को बेसिकली लिमिटेड लायबिलिटी कहते हैं। बहुत इजी फंड आइडिया, आपका बिजनेस है, ठीक है, आपके बिजनेस में लिमिटेड लायबिलिटी के केस में बता रहा हूं, आपके बिजनेस ने मिस्टर राम से पैसा मांगा और कहा कि आपको अगले महीने तक दे देंगे, लेकिन आपने मिस्टर राम को दिया ही नहीं, तो मिस्टर राम क्या किए, कोर्ट में जाके आपके अगेंस्ट केस फाइल कर दिए। अब जी जैसे केस फाइल किए, तो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई तुम तो चुका नहीं सकते, तो आप एक काम करो, अपने बिजनेस का जो भी एसेट है उसको सेल करके मिस्टर राम का पैसा चुका दो, और इस प्रोसेस को हम लिमिटेड लायबिलिटी कहते हैं। इजी हो गया, समझ में आ गया। अब जी अनलिमिटेड लायबिलिटी के केस में क्या होता है, ध्यान से सुनना। ठीक, सेम केस। अब जी जो भी बिजनेस में अगर अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी, तो डियर उस केस में बेसिकली होता क्या है, मैं यहाँ पर सेम एग्जांपल ले रहा हूं कि आपका बिजनेस है, आपके बिजनेस ने क्या कहा, मिस्टर राम ले लेते हैं, आपके बिजनेस ने क्या किया, मिस्टर राम से अगेन 5000 रुपीज, दूसरा केस ले रहा हूं, ठीक है, दूसरा एग्जांपल है अनलिमिटेड लायबिलिटी में, जिसका भी बिजनेस अनलिमिटेड लायबिलिटी रहेगा उस केस में क्या होता है। तो जी उस केस में अगर फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस है, आपके बिजनेस ने मिस्टर रामलाल से 5000 रुपीज उधारी मांगा। अब जी जैसे उधारी मांगा, तो आपके बिजनेस ने मिस्टर राम को कहा कि 5000 रुपीज तुझे अगले महीने दे देंगे। अब जी अगला महीना आ गया,
और आप मिस्टर राम को बोले सर अभी हम कैपेबल नहीं है आपके पैसा देने को, आपका जो पैसा जो हम लोग ने मांगा था 5000 रुपीज उसे हम देने के लिए अभी कैपेबल नहीं है, अभी हम लोग आपके 5000 रुपीज को चुकाने के लिए अभी हम तैयार नहीं है। ठीक, तो जी इस केस में अगर रामलाल को अगर गुस्सा आएगा तो वो क्या कर सकता है, आपके अगेंस्ट लीगल केस फाइल कर सकता है कि आपने उसके पैसे चुकाए नहीं। तो जी अनलिमिटेड लायबिलिटी के केस में क्या होता है, अगर रामलाल आपके अगेंस्ट केस अगर कोर्ट में फाइल कर देगा तो उस केस में गवर्नमेंट बोलेगी, उस केस में कोर्ट बोलेगा कि आपको अपना सबसे पहले तो आपके बिजनेस का जो एसेट है उसको सेल करना पड़ेगा। अगर उससे भी मिस्टर राम का पैसा नहीं चुकेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी जैसे आपका घर हो गया या आपका जो भी लैंड हो गया, अगर आपका जो भी आपने मतलब जो भी आपकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी होगी उसे भी आपको सेल करके मिस्टर राम का पैसा चुकाना पड़ेगा। तो जी इस प्रोसेस को हम कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। बहुत इजी फन टाइम माय फ्रेंड्स, बहुत ही इजी है, बहुत ही मजा आ गया होगा आपको। लिमिटेड लायबिलिटी के केस में अगर आप चुका नहीं पाते हैं तो अकॉर्डिंग टू कोर्ट आपको बोलेगा कि अगर आपको सिर्फ अपने बिजनेस का एसेट को सेल करना पड़ेगा और उससे जितना रामलाल का जितना भी आप चुका सकते हैं उसका चुकाना पड़ेगा। लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी के केस में आप कोर्ट कहता है कि आप कोई भी ओनर का पर्सनल प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकते। लेकिन अनलिमिटेड लायबिलिटी में क्या होता है, अगर आपने पैसा नहीं चुका पाया तो आपको बिजनेस का एसेट तो सेल करके चुकाना पड़ेगा। अगर आपके बिजनेस के एसेट से भी सेल करके इसका पैसा नहीं चुका पाए तो आपको पर्सनल प्रॉपर्टी भी ओनर की बेच के आपको पूरा रामलाल का पैसा देना पड़ेगा। तो जी ये होता है लायबिलिटी का किस्सा, राइट। बहुत इजी कंसेप्ट है। अब जी सेपरेट आइडेंटिटी का केस क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। अब जी सेपरेट आइडेंटिटी के केस में यहां पर लिख देता हूं, अब जी जो भी बिजनेस सेपरेट आइडेंटिटी है, ठीक, देखिए सेपरेट आइडेंटिटी जो भी बिजनेस, देखिए मैं आपको बताता बहुत सारे बिजनेस के फॉर्म होते हैं। तो जी जो भी सेपरेट आइडेंटिटी वाले बिजनेस होते हैं उस केस में क्या होता है, ठीक, इस केस में डियर जब भी कोई भी बिजनेस सेपरेट आइडेंटिटी होता है तो उस केस में अगर बिजनेस का जो ओनर है, जो बिजनेस का ओनर है अगर वो मर गया, अगर इसका ये एक्सपायर हो गया, ठीक, अगर ये मतलब इसका कोई भी मर्डर या जो भी हो गया तो इस केस में भी इसका बिजनेस जो है वो कंटिन्यू चलेगा, कंटिन्यू चलेगा, ठीक, कंटिन्यू रहेगा। भले इसका ओनर मर गया तो क्या, लेकिन बिजनेस कंटिन्यू चलेगा, उसे हम सेपरेट आइडेंटिटी कहते हैं। अब जी कोई कोई बिजनेस क्या होते हैं, नो सेपरेट आइडेंटिटी वाले होते हैं, नो सेपरेट आइडेंटिटी वाले कोई कोई बिजनेस होते हैं। तो जी ऐसे बिजनेस जहां पर नो सेपरेट आइडेंटिटी होता है वैसे बिजनेस में क्या होता है, जब कोई भी बिजनेस का जो ओनर है, कोई भी बिजनेस का जो ओनर है जब वो मर जाता है, ठीक है, जब वो एक्सपायर हो जाता है तो उस केस में क्या होता है डियर, उसका जो बिजनेस भी है उसको अपने बिजनेस को भी क्या करना पड़ता है, मतलब रोक देना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि जो उसका कंटिन्यू है, जो उसका बिजनेस जो कंटिन्यू चलेगा वो नहीं चल सकता इस केस में। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मतलब आपको और एक बार बता देता हूँ सेपरेट आइडेंटिटी कैसी, मतलब सेपरेट आइडेंटिटी के बारे में पढ़ रहे हैं जहां पर अगर एक बिजनेस का ओनर अगर मर जाता है तो इस केस में क्या होगा, उसका बिजनेस कंटिन्यू चलेगा। अब वो कौन चलाने वाला है वो आगे आपको बताऊंगा। जैसे जॉइंट कंपनी में सेपरेट आइडेंटिटी होता है, अगर जी फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैं आपको जैसे बता रहा हूँ, अगर एप्पल, ठीक है, मिस्टर एप्पल का फाउंडर जो है वो अभी एक्सपायर हो गया है तो जी तभी तो उनका जो बिजनेस है वो क्या हो रहा है, चल रहा है, राइट, है ना। तो जी वैसे बिजनेस को क्या कहते हैं, सेपरेट आइडेंटिटी वाले बिजनेस कहते हैं। अब जी नो सेपरेट आइडेंटिटी जहां पर एक बिजनेस का ओनर जब मर जाता है तो उसके साथ उसका बिजनेस भी खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता है, वैसे चीजों को हम कहते हैं नो सेपरेट आइडेंटिटी। समझ में आ गया डियर फंडा। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखते होंगे ना, अगर आपके आसपास में कोई भी छोटा मोटा अगर बिजनेस होगा जहां पर ठेला वेला, अगर वो एक ही बंदा कमा रहा है या फिर जो भी है, अगर वो मर जाएंगे तो क्या उसका बिजनेस चलाने के लिए कोई रहेगा, नहीं रहेगा, ठीक है। तो जी वैसे वाले केस को क्या कहते हैं, नो सेपरेट आइडेंटिटी कहते हैं, ठीक। तो जी यही दो जो वर्ड्स है यही मुझे बेसिकली क्लियर करना था, लिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी और ये सेपरेट आइडेंटिटी का केस। और जी बाकी कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। अब जी अगले टॉपिक से हम क्या करेंगे, जैसे सेपरेट इस चैप्टर में हम लोग को चैप्टर 2 प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस के बारे में पढ़ना है। तो जी हम क्या करेंगे, हर टॉपिक को कवर करते जाएंगे लाइन बाय लाइन। तो सबसे पहला हम लोग जानते हैं कि सोल प्रोप्राइटर का मीनिंग क्या होता है, ठीक। तो जी सोल प्रोप्राइटर मतलब पहले तो आप देखिए सोल प्रोप्राइटर क्या होता है, ऐसा बिजनेस जो कि ओन कर और मैनेज बाय सिंगल इंडिविजुअल, उसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। अब जी आप अपने घर के आसपास में कोई ऐसे पीपल देखे होंगे, फूड स्टॉल होगा या फिर कुछ भी, जो कि बंदे बिजनेस तो है लेकिन वो अकेले काम करते हैं, अकेले, ना उनके नीचे कोई वर्कर है ना
कोई भी उसके नीचे ना कोई वर्कर है ना कोई भी है, बस वो सिर्फ बंदा अकेला ही काम करता है, पूरे बिजनेस को अकेले ही संभालता है, उसको मैनेज करता है। तो डियर वैसे टाइप ऑफ बिजनेस को हम सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा भी ऐसे बिजनेस जो कि ओन कंट्रोल मैनेज बाय सिंगल इंडिविजुअल, ऐसे बिजनेस क्या कहलाते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कहलाते हैं। राइट तो डियर अब हम लोग आते हैं बेसिकली फीचर्स जानते हैं फटाफट। तो जी सबसे पहला है फीचर्स। मैं आपको हर चीज बता रहा हूं, अगर आपने ये पॉइंट तो मैंने लिखाया है राइट, लेकिन इसके अलावा आपको बुक में और भी पॉइंट्स दिखेंगे जो कि फालतू पॉइंट्स है, जो कि मैंने काट दिया है। ये सारे पॉइंट्स है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। केस स्टडी भी इसी पॉइंट से आती है, इसलिए जैसा बता रहा हूं मेरे हिसाब से सुनते जाना। और आखिरी में ये फीचर्स के बताने के बाद ऐसे 3-4 फीचर्स है जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको स्टार भी लगाऊंगा। राइट तो डियर सबसे पहले हम लोग जानते हैं पहला फीचर्स का सोल प्रोप्राइटरशिप का कि ये सिंगल ओनरशिप है। मतलब जी फॉर एग्जांपल ये सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है और ये सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का ये ओनर है। ठीक है, तो ये ओनर क्या करता है, एक ही बंदा है, ये बिजनेस है और ये एक ही बंदा है, एक ही चलाता है। ठीक, तो यही क्या करता है, अपने बिजनेस में पैसा लगाता है, कैपिटल इन्वेस्ट। सीखिए ना कैपिटल क्या होता है। तो जी ये एक बंदा रहता है जो अपने बिजनेस में कैपिटल या फिर मनी को क्या करता है, इन्वेस्ट करता है, या हिंदी में बताओ तो निवेश करता है। ठीक है, तो ये होता है सिंगल ओनरशिप। सिंगल ओनरशिप मतलब जब सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में जब एक सिंगल व्यक्ति ही अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसे हम सिंगल ओनरशिप कहते हैं। अब जी अगला है हमारे पास इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग। अब जी इस पॉइंट ये कहता है कि देखिए ये सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है और ये इसका एक ही ओनर है। तो जी अगर बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम्स आएंगी या कोई भी बिजनेस को लॉस फेस करना पड़ेगा, सफर करना पड़ेगा, तो ये ही जो ओनर है इसको ही क्या करना पड़ेगा, अब इस लॉस या प्रॉब्लम्स को क्या करना पड़ेगा, बियर करना पड़ेगा। अब जी बियर करना मतलब उसे सहना। ठीक है, तो जी सहना मतलब अगर इस बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत या फिर लॉस में गया तो यही ओनर को क्या करना पड़ेगा, उस लॉस या सफर को सहना पड़ेगा। इसलिए मैंने यहाँ पर ये लिखा है। अब जी जो अगला पॉइंट है नो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, नहीं बताऊंगा, पिछली लेक्चर्स में बता चुका हूं, क्योंकि इसको बताऊंगा तो वीडियोस बहुत लेंथी चली जाएगी, इसलिए ये और अनलिमिटेड लायबिलिटी वाला पिछली वाली लेक्चर्स में देखना, बहुत अच्छे से समझाया है। राइट, वैसे एक बार बता देता हूँ, नो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी मतलब अगर ये बिजनेस का ओनर मर गया तो इसके साथ इसका जो बिजनेस है उसका वो बिजनेस भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, वो आगे बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि इसका मेन जो ओनर एक ही ओनर था चलाने वाला, वही मर गया तो बिजनेस भी नहीं चलेगा। तो नो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी का शॉर्ट में मतलब यही होता है। अब जी लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। अब जी क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया अगर ये ओनर को अगर कोई प्रॉब्लम आ गया, अगर फॉर एग्जांपल डेथ हो गया या इंसॉल्वेंट हो गया या कुछ भी हो गया, तो क्या हो जाएगा, उसका बिजनेस आगे कंटिन्यू नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं बड़ी बड़ी कंपनीज की बात करूं, राइट, फॉर एग्जांपल अगर आप ले लो अमेजन के ओनर का, अगर कहना तो नहीं चाहिए, अगर वो एक्सपायर हो गए तो क्या उनका बिजनेस भी क्या बंद हो जाएगा, नहीं डियर, उनका बिजनेस चलता रहेगा। तो जी वैसे टाइप के बिजनेस में क्या रहती है, बिजनेस कंटिन्यूटी रहती है। लेकिन जी सोल प्रोप्राइटरशिप वाले बिजनेस में ये ऐसे बिजनेस होता है अगर ओनर मरा तो उसका बिजनेस भी खत्म, इसलिए मैंने लिखा है लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। अब जी अगला पॉइंट अनलिमिटेड लायबिलिटी, नहीं बताऊंगा, पिछली लेक्चर्स में बता चुका हूँ। ठीक, वैसे आप सभी तो जानते हैं, मैं नेचर बताऊंगा तो बताऊंगा, शॉर्ट में बता देता हूँ जी। अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब अगर ये बिजनेस को लॉस, अगर इस बिजनेस ने कहीं से उधारी मांगी, अगर ये उधारी दे नहीं पाया, तो अगर ये बिजनेस ने जिस बंदे से उधारी मांगी है, अगर वो लीगल में जाके, गवर्नमेंट को जाके, कोर्ट में जाके केस करेगा इसके ऊपर, तो जी इस ओनर को क्या करना पड़ेगा, अपना बिजनेस का प्रॉपर्टी बेचना पड़ेगा। अगर उससे भी इसको, अगर जो जिससे मतलब उधारी लिया था, अगर इसके बिजनेस के एसेट्स को भी बेच के उसका जो अमाउंट है वो अगर रिकवर नहीं हुआ तो क्या होगा, ये ओनर की पर्सनल एसेट्स भी बिक जाएगी। तो डियर बेसिकली इसको अच्छे से मैं आपको पिछली लेक्चर्स में बताया, तो वहां से देख लेना। अब जी वन मैन कंट्रोल। अब जी सोल प्रोप्राइटरशिप का एक ही ओनर होता है, तो जी ये क्या करेगा, बंदा उसे कंट्रोल भी करेगा, उसे मैनेज भी करेगा। ठीक, तो जी मतलब ओनर अपने बिजनेस को वो खुद ही संभालेगा, तो वन मैन कंट्रोल का मतलब यही है। अब जी फॉर्मेशन एंड क्लोजर। अब जी क्या होता है, जो भी बिजनेस होता है, जहां पर जितने भी बिजनेस बताया है, तो हर बिजनेस को क्या पड़ती है, लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। तो लाइसेंस के लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, गवर्नमेंट के पास जाना पड़ता है और लाइसेंस गवर्नमेंट से लेना पड़ता है हर बिजनेस को। लेकिन जी लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में। ठीक है, लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती, हर बिजनेस को मतलब हर बिजनेस को लाइसेंस की जरूरत पड़ती है और उन्हें गवर्नमेंट से लेना पड़ता है। लेकिन जो बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप है, वो बिजनेस को कंपलसरी नहीं है कि वो लाइसेंस ले या फिर नहीं ले। अगर नहीं भी लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, गवर्नमेंट कोई फोर्स नहीं करेगी कि तुम लाइसेंस, अगर तुम्हारे पास नहीं है तो तुम कैसे बिजनेस स्टार्ट कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो लाइसेंस लेना यहाँ पर कंपलसरी नहीं होता है। सिर्फ
98% में कंपलसरी नहीं होता, लेकिन 2% ऐसे क्रिटिकल केस होते हैं जहां पर गवर्नमेंट क्या करती है, लाइसेंस को देने के लिए मजबूरी करती है। लेकिन 98% केस में सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती। तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती, तो वो क्या करता है, अपने बिजनेस को कभी भी स्टार्ट कर सकता है बिना गवर्नमेंट की परमिशन से, और उसको कभी भी क्लोज कर सकता है। ठीक है, तो फॉर्मेशन एंड क्लोजर का मतलब यही है। अब डियर इसके बाद फीचर्स तो समझ में आ गया। अब जी मैं आपको समझाता हूँ इसके एडवांटेजेस। तो डियर अब हम लोग पढ़ रहे हैं एडवांटेज के बारे में। तो जी एडवांटेज है इजी टू फॉर्म एंड डिस्क्लोज, पहला पॉइंट। अब जी डिस्क्लोज का मतलब यहाँ पर क्या होता है माय फ्रेंड्स, डिस्क्लोज का मतलब होता है क्लोज करना, सबसे इजी भाषा। तो जी अब तो मैंने आपको पहले बताया था सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती, तो वो क्या कर सकता है, बिना गवर्नमेंट के परमिशन के अपने बिजनेस को स्टार्ट भी कर सकता है और उसे क्लोज भी कर सकता है, इसलिए इसको मैंने मेरिट से एडवांटेज में गिना है। अब ये सेकंड पॉइंट है डायरेक्ट इनिशिएटिव। अब जी कहते हैं कि जो भी सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस रहता है उसके बीच में रिलेशन रहता है, जो भी सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस रहता है उसमें रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या होता है, ये कहता है कि जो भी अगर अपना एफर्ट ज्यादा, जो भी ज्यादा हार्डवर्क करेगा तो उससे उसका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। अब जी इसका मतलब यह है कि अगर जो भी सिंगल व्यक्ति होगा, जो भी अपना बिजनेस संभाल रहा होगा, अगर वो अकेला है, उसके साथ कोई भी नहीं है, मतलब सिंगल है, वही कंट्रोल कर रहा है अपने बिजनेस को, वही मैनेज कर रहा है, तो जी अगर वो दिन भर काम करेगा तो उसके हिसाब से उसका प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। ठीक है, जितना ज्यादा मेहनत करेगा उसके हिसाब से उसका प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। अब जी जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एक बंदा है जो अपने बिजनेस में 8 बजे से आता है और 5 बजे तक काम करता है, ठीक, फिर वो रेस्ट करता है 5 से 8, फिर वो 8 से पूरा नाइट वर्क के 5 बजे तक अपने बिजनेस में काम करता है, तो क्या होगा, वो दोपहर में भी कमा पाएगा और रात में भी क्या कर लेगा, कमा लेगा। क्योंकि डियर जैसे ढाबा वाबा खुले रहते हैं रात भर और दोपहर के भी खुले रहते हैं, क्यों खुले रहते हैं, वैसे उसको सोल प्रोप्राइटरशिप में लेना नहीं चाहिए, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ, अगर वही सिंगल ओनरशिप वैसे ही काम करेगा, दिन में भी और रात में भी चलाएगा, तो उसे हार्ड वर्किंग करेगा, दोनों मतलब डे टाइम और नाइट टाइम दोनों टाइम काम करेगा, तो हार्ड वर्किंग ज्यादा करेगा और उसके साथ उसका प्रॉफिट भी ज्यादा बढ़ेगा। अब जी फ्लेक्सिबिलिटी, अब जी एक सिंगल ओनरशिप है, मतलब एक ही बंदा क्या करता है सोल प्रोप्राइटरशिप में अपना बिजनेस को चलाता है, तो जी नो डिले इन डिसीजन, मतलब अब जी फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मेरे यहाँ पर क्या हुआ था, पानी पूरी सब जानते हैं ना, गोलगप्पे। आए सर क्यों गोलगप्पे का नाम बता रहे हो, पूरा लालच आ रहा है यार, पढ़ते टाइम भी आप खाने की टाइम ये सब बातें मत कीजिए। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मेरे घर के पास एक मतलब विंटर्स के समय में पिछले साल एक ठेला वाला आया था, राइट। वो ठेला वाला क्या किया था, मेरे घर के पिछले वाली स्ट्रीट में अपना ठेला लगा दिया था, ठीक है। तो वहां पर क्या हो रहा था, उसका प्रॉफिट नहीं हो रहा था। अब जी वो तो विंटर के समय में लगा था, लेकिन उससे पहले ना वो क्या करता था, चौक की तरफ थोड़ा आगे जो हमारा मेन चौक है वहां पर क्या करता था, अपना बिजनेस लगाता था, तो वहां पर उसको बहुत प्रॉफिट मिलता था, ठीक है। वो बहुत सारे उसके ऊपर लोग आते थे, लेकिन अब वो इधर आ गया हमारी तरफ, तो यहाँ पर क्या हो गया, उसको लगा कि नहीं यार यहाँ पर तो प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है, तो वो क्या कर लेगा, इमीडिएटली वही वाली जगह चली जाएगा जहां पर वो पहले अपना बिजनेस चलाता था, ठीक है। तो अपने वो बिजनेस में नो डिले इन डिसीजन, डिले मतलब होता है डियर लेट होना, ठीक है। यहाँ पर वो लेट ही नहीं होगा, उसको जैसा लगेगा वो अपने बिजनेस को उसके हिसाब से चलाएगा। लेकिन अगर यही चीज कंपनी में चले जाओ, बड़ी बड़ी कंपनीज में, तो जी हर छोटा स्टेप भी लेने के लिए जी बहुत दिक्कत होता है, कभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से पूछना पड़ता है और हर मैनेजमेंट से पूछना पड़ता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो बहुत क्या होता है वहां पर कभी कभी टाइम हो जाता है। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं होता। अब जी सोल बेनिफिशियरी ऑफ प्रॉफिट, अब जी सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में एक ही ओनर होता है, तो जी जो भी प्रॉफिट होगा वो एक ही बंदा है वो पूरा प्रॉफिट लेगा, है ना। तो जी इसे कहते हैं सोल बेनिफिशियरी ऑफ प्रॉफिट। अब जी सीक्रेसी, अब जी सीक्रेसी मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक ही बिजनेस है, इस बिजनेस का एक ही ओनर है, ठीक है। अब जी यही बिजनेस क्या करेगा, अपने बिजनेस को चलाएगा, अपने बिजनेस को कंट्रोल करेगा, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल इसके बिजनेस में बहुत प्रॉफिट होता है, ठीक, अब जी अगर इसके साथ मान लो कि और एक बंदा काम करता है, अब जी एक दिन क्या हो गया, दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया, तो ये वाला बंदा बोला कि भाई, ये वाला बंदा बोला कि मैं तुझे छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक। तो अब जी ये वाले बंदे को क्या होगा, डर लग जाएगा, अरे यार अब ये बंदा तो छोड़ के जा रहा है, क्या पता ये जाके कोई और मेरे जो मतलब कॉम्पिटिटर है उसको जाके बता देगा मेरी टेक्निक कि जिसके तरीके से मैं बहुत प्रॉफिट कमाता हूँ, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जी सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा कुछ नहीं होता, एक ही बंदा काम होता है, तो क्या होता है वहां पर सीक्रेसी मेंटेन रहता है। सीक्रेसी मतलब ऐसे डाटा जो किसी को पता नहीं चल सकते, आप ही के पास रहने वाले हैं, राइट। तो जी यही होता है एडवांटेज। अब जी एडवांटेज में आपको और भी पॉइंट्स दिखेंगे, लेकिन ये मेन पॉइंट्स है, इसलिए मैंने आपको ये पॉइंट्स बता दिया है। तो जी अब बढ़ते हैं डिसएडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक। तो जी सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस के क्या क्या घाटे होते हैं, तो जी लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है लिमिटेड रिसोर्सेज। अब जी लिमिटेड रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, अब जी एक ही बंदा यार, एक ही बिजनेस है सोल प्रोप्राइटरशिप और उसका एक ही ओनर है,
अब जी ये बंदा कितना पैसा लगाएगा, रिसोर्सेस मतलब पैसा, कैपिटल, जो भी है, लैंड, लेबर, एक ही बंदा है तो ज्यादा नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ पर लिमिटेड रिसोर्सेस है। अगर ये 1 लाख, अगर 5 करोड़ 10 करोड़ रुपीज कमाएगा तो इससे कंपनी नहीं खोल देगा। ठीक है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, लिमिटेड रिसोर्सेज होता है। अब जी सेकंड पॉइंट, तो डियर अब है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, इसका मतलब आपको बता चुका, अभी नहीं बताऊंगा। अब जी थर्ड है लिमिटेड मैनेजर स्किल। अब जी इससे ध्यान से सुनना। फॉर एग्जाम्पल, आपका क्लास है, राइट, आपके क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स है, फॉर एग्जाम्पल कीजिए 40 स्टूडेंट्स है आपकी क्लासरूम में। अब जी एक दिन आपकी टीचर ने आपको एक प्रोजेक्ट दिया, आपकी टीचर ने क्या किया, आपको एक प्रोजेक्ट दिया और बोला कि बेटा मुझे ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, इसके लिए मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए। तो आपकी टीचर बोलेगी कि अच्छा तुम लोग में से बताओ कि सबसे अच्छी हैंडराइटिंग क्या है। तो आप बोलोगे कि भाई ये जो ए पर्सन है ना, ये जो ए पर्सन, इसकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, तो ये काम क्या कर लेगा, लिखने वाला काम ए को दे देगी टीचर। वैसे अगर टीचर ने बोला कि बेटा सबसे अच्छी ड्राइंग कौन बनाता है, तो जी सबसे अच्छी ड्राइंग आप बोलोगे भाई ये बी बनाता है, तो बी को क्या कर दोगे, ये वाला काम दे दोगे ड्राइंग करने का। फिर आपकी टीचर्स पूछेगी बेटा तुम मुझे बताओ कि सबसे अच्छा डेकोरेट कौन करता है, तो जी आप बोलोगे ये वाला बंदा करता है। तो ये क्या कर, आपकी टीचर क्या ले लेंगी, ये वाले बंदे को ले लेगी इस प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पर क्या है डियर, बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। लेकिन अब जी सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में क्या होता है, एक ही ओनर रहता है। ठीक है, तो जी ये जरूरी नहीं है कि यही बंदे को हर सारी चीज करनी आती है, सेल करना भी आता होगा या फिर अच्छे से अकाउंटिंग करना भी आता होगा अपने बिजनेस का, तो एक ही बंदा हर चीज में काबिल नहीं होता। ठीक, तो जी इसमें लिमिटेड मैनेजर स्किल है। अगर यही जैसे कंपनीज में क्या होता है, हर बंदे को उसके हिसाब से काम दे देता है, जो जिसमें अच्छा है उसको उसके हिसाब से काम मिल जाता है। जैसे इस प्रोजेक्ट में मैंने आपको बताया था, हर बंदा को जो बंदे को जो काम अच्छे से आता है उसको वो काम दे दिए। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ग्रुप में काम हो रहा है, लेकिन सोल प्रोप्राइटर तो अकेला ही है। ठीक है, तो जी इसलिए यहाँ पर क्या हो जाता है, सिंगल व्यक्ति है, इसलिए यहाँ पर यही प्रॉब्लम आ जाती है कि यही बंदे को हर चीज काम करना आता नहीं है। क्या पता ये सिर्फ सेलिंग में अच्छा हो और अकाउंटिंग में अपने बिजनेस का अकाउंटिंग अच्छे से बना नहीं पाता होगा, तो प्रॉब्लम है, राइट। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। अब जी फोर्थ पॉइंट में आते हैं, तो डियर फोर्थ पॉइंट है लिमिटेड स्कोप ऑफ एक्सपेंशन। अब जी जो भी सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है ना, वो एक्सपेंड और ग्रोथ नहीं कर सकती, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है लिमिटेड स्कोप ऑफ एक्सपेंशन। अब जी फिफ्थ पॉइंट है लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस, जो कि मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स में भी बताया था, जहां पर मैंने आपको बताया था लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। अगर बिजनेसमैन की अगर कुछ भी एक्सपायर हो गया या फिर कुछ भी प्रॉब्लम आई तो उसका बिजनेस भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो जी यही है लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस। कि ये जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होता क्या है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस भी कहते हैं। तो जी बेसिकली आप इसके नाम से समझ जा रहे होंगे कि ऐसा बिजनेस जो कि सिर्फ हिंदू चलाती है, वैसे बिजनेस को हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहते हैं। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। ये एग्जांपल में मैंने मिस्टर रामलाल को लिया है। अब ये मिस्टर रामलाल ने सोचा कि इन्हें एक बिजनेस चालू करना चाहिए, एक हिंदू बिजनेस। तो मिस्टर रामलाल ने सोचा कि यार मैं अपनी फैमिली के साथ मिलकर एक बिजनेस चालू करता हूँ, हिंदू फैमिली बिजनेस, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ठीक, तो जी अपनी फैमिली में मिस्टर रामलाल सबसे हेड है, मैंने यहाँ पर लिखा भी है, अपने फैमिली में मिस्टर रामलाल जी सबसे बड़े हैं, हेड है, राइट। तो अब जी ये तो हेड है, लेकिन इनके फैमिली में इनके अदर मेंबर्स भी है, इनकी वाइफ है, इनके 2 बच्चे हैं। ठीक है, इनकी वाइफ भी मेंबर है और इनके 2 बच्चे भी है, मेंबर्स भी है। लेकिन जी जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में मैं आपको एक चीज एकदम बताना चाह रहा हूँ कि जी जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में सिर्फ एक ही हेड होता है और वो हेड मिस्टर रामलाल है, इस एक एग्जांपल में। अब जी जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जो भी फैमिली का सबसे बड़ा होता है, हम उसे हेड नहीं बुलाते, उन्हें हम क्या बुलाते हैं, कर्ता बुलाते हैं। KARTA, मैंने लिखा भी है, मेरी पेन शायद अच्छे से वर्क नहीं कर रही है, सिर्फ विजिबल नहीं है, कर्ता, राइट। और जी मैं आपको एक चीज बता दूं, हर फैमिली बिजनेस में, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में एक ही कर्ता होता है, सिर्फ एक ही कर्ता होता है। ठीक, और जितने भी कर्ता को छोड़कर जितने भी मेंबर्स हैं, वो सारे मेंबर्स को हम क्या कहते हैं, को पार्टनर्स। जैसे ये एग्जांपल में मिस्टर रामलाल के बिजनेस में, मतलब रामलाल की फैमिली में टोटल 4 मेंबर है, वो और उनके 3 मेंबर्स, उनकी वाइफ और उनके 2 बच्चे। जहां पर मिस्टर रामलाल सबसे बड़े हैं, इसलिए वो क्या है, करता है, और उनको छोड़कर बाकी जो फैमिली के मेंबर्स हैं, बच्चे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, को पार्टनर्स बोलते हैं, राइट। तो जी बेसिक फंडा समझ में आ गया। तो जी कुछ भी नहीं है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहां पर सिर्फ एक हेड होता है जो कि फैमिली का सबसे बड़ा होता है और उन्हें हम कर्ता बोलते हैं। और जी उस हेड को छोड़कर जो बाकी सब मेंबर्स हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, को पार्टनर्स कहते हैं। जैसे इनकी वाइफ और इनके 2 बच्चे क्या है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में को पार्टनर्स कहलाएंगे।
है ना, इतना चीज समझ में आ गया। और एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अब जी मिस्टर रामलाल अपने बिजनेस में सबसे हेड है, तो जी ये जो भी बात अपने फैमिली अदर फैमिली मेंबर्स मतलब को पार्टनर्स को बोलेंगे, तो जी मिस्टर रामलाल जो कि करता है, मिस्टर रामलाल क्या है, करता है अपने बिजनेस में, राइट, अपने बिजनेस के ये क्या है, करता है। तो जी ये अपने को पार्टनर्स को जो भी बोलेंगे, ये को पार्टनर्स को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, मिस्टर रामलाल अपने जितने भी मेंबर्स है, जितने भी को पार्टनर्स है, इनको जो भी चीज बोलेंगे, इनके को पार्टनर्स को ये सारी चीजें को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। ठीक, तो आपको समझ में आ गया करता क्या होता है और को पार्टनर्स क्या होता है ना। अब जी मैं आपको एक चीज मीनिंग में लेके जाता हूँ जॉइंट इंटू फैमिली बिजनेस की। तो जी इसकी मीनिंग में अगर जाएंगे, तो जी इसकी मीनिंग ये कहती है कि जॉइंट इंटू फैमिली बिजनेस एक ऐसा बिजनेस होता है जो कि मैनेज एंड कंट्रोल बाय मेंबर्स ऑफ द हिंदू फैमिली बिजनेस, राइट, जहां पर विद द डायरेक्शन ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली, जहां पर एक ही हेड रहता है, कर्ता, और कर्ता को छोड़कर जितने भी हिंदू फैमिली बिजनेस में जितने भी अदर मेंबर्स हैं वो क्या है, को पार्टनर्स कहलाते हैं, राइट। इतनी चीज मैंने आपको एग्जांपल में भी बताई थी। ठीक, तो जी अगर आप और एक बार देखेंगे तो ऐसे बिजनेस जो कि हम कंट्रोल मैनेज करते हैं, जो कि कंट्रोल मैनेज होता है हिंदू फैमिली बिजनेस से, और जहां पर एक ही हेड होता है, कर्ता, उसे हम कहते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ठीक, अब जी अब जॉइंट इंटू फैमिली बिजनेस में दो कंडीशन होती है, जो ये दो कंडीशन जैसे यहाँ पर मैंने लिखी है, दो कंडीशन होनी चाहिए, मतलब जॉइंट इंटू फैमिली बिजनेस में दो कंडीशन होनी चाहिए। अगर ये दो कंडीशन कोई भी जॉइंट इंटू फैमिली बिजनेस में नहीं है, तो वो बिजनेस जॉइंट इंटू फैमिली बिजनेस नहीं कराया जाएगा। ठीक है, तो जो भी जॉइंट इंटू फैमिली बिजनेस को स्टार्टअप करना चाहता है, शुरुआत करना चाहता है, अपने बिजनेस को चलाना चाहता है जॉइंट इंटू फैमिली बिजनेस का, तो उसे क्या करना पड़ेगा, ये दो कंडीशंस को फॉलो करनी पड़ेगी। सबसे पहली कंडीशन है 2 मेल मेंबर। जो भी जॉइंट इंटू फैमिली बिजनेस चालू करना चाहता है उसके बिजनेस में 2 मेल मेंबर्स होने ही चाहिए। सेकेंड चीज मैं आप सभी को बताना चाह रहा हूं कि जॉइंट इंटू फैमिली बिजनेस में एग्जिस्टेंस ऑफ द एंसेस्टर प्रॉपर्टी होनी चाहिए। जो एंसेस्टर प्रॉपर्टी मतलब जो कि परदादा से आपकी चली आ रही है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने जो परदादा, आपके जो ग्रैंडफादर है, उन्होंने एक प्रॉपर्टी ली होगी, एक घर बनाया होगा, ठीक है, और उस घर में आप रह रहे होंगे, तो जी वो क्या है, एंसेस्टर प्रॉपर्टी है, जो कि आपके डिसेंडेंट से, मतलब जो आपके परदादा के, मतलब परदादा से चले आई जा रही है, मतलब आप समझ लो, ठीक है, आपके बहुत पहले से चले आ रही है, वैसी प्रॉपर्टी को हम एंसेस्टर प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, तो जी जो भी बंदा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को खोलना चाहता है, स्टार्टअप करना चाहता है, उसे क्या करना पड़ेगा, दो कंडीशन का ख्याल रखना पड़ेगा। पहली कंडीशन, उसके बिजनेस में 2 मेल मेंबर्स होने चाहिए और एग्जिस्टेंस ऑफ एंसेस्टर प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और एंसेस्टर प्रॉपर्टी के इसमें स्टार बना दीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एग्जाम से हमेशा पूछा जाता है कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में 2 कंडीशन क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो 2 कंडीशन ये होनी चाहिए। ठीक, इतनी बात तो समझ में आ गई। हम लोग ने जान लिया कि कर्ता कौन होता है और को पार्टनर्स कौन होता है। कर्ता जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का सबसे हेड होता है उसे हम कर्ता कहते हैं, और कर्ता को छोड़कर जो कि एक फैमिली बिजनेस में बाकी सब मेंबर्स हैं उसे हम को पार्टनर्स कहते हैं। अब जी यहाँ पर और एक क्वेश्चन कभी कभी अराइज होता है, ये पूछा जाता है कि अगर कर्ता मर गया अपने बिजनेस में, अगर कर्ता की डेथ हो गई तो उसके बाद क्या होगा। ठीक, तो जी इसके बाद कुछ नहीं होगा। अब जी फॉर एग्जांपल अगर मिस्टर रामलाल मर गए इस केस में, तो जी अब इनके सबसे घर पे बड़ा कौन है, इनकी मतलब इनकी वाइफ सबसे बड़ी है, तो इनकी वाइफ क्या बन जाएगी, कर्ता बन जाएगी। ठीक, तो जी ये ऐसे फ्लो में चलता रहता है ना। तो जी इससे तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जी बहुत इंपॉर्टेंट चीज अभी मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, तो बड़े ध्यान से सुनना। ठीक, अगर नहीं सुना तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक, अब जी अगला क्वेश्चन ये आता है कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का शुरुआत कब हुआ, जन्म कब हुआ। ठीक, मतलब जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की पहचान कब हुई और इसका बर्थ कब हुआ। ठीक है, ये कभी कभी क्वेश्चन अराइज हो जाता है। और जी मैं आपको बता दूं, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस सिर्फ इंडिया में ही है और कोई भी कंट्री में नहीं है। अब जी मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का पहचान और या बर्थ, जन्म इसका 1956 को हुआ जब हिंदू सक्सेशन एक्ट आया। ठीक है, 1956 को हिंदू सक्सेशन एक्ट आया, जहां पर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या हुआ, एग्जिस्टेंस में आया। एग्जिस्टेंस मतलब जहां पर ये बर्थ हुआ, जहां पर इसकी पहचान हुई। ठीक, अब जी जैसे ये एक्ट आया 1956 को, जैसे हिंदू सक्सेशन एक्ट आया, तो ये एक्ट कहता है कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में हमेशा 2 ही सिस्टम को फॉलो किया जाएगा। फॉलो 2 सिस्टम, पहला सिस्टम है दया भागा और दूसरा सिस्टम है मिताक्षरा। ठीक है, 1956 को हिंदू सक्सेशन एक्ट आया, जहां पर यह कहा गया कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में 2 सिस्टम ही रहेंगे जो कि फॉलो किए जाएंगे, दया भागा और मिताक्षरा।
अब जी ये जानते हैं कि दया भागा और मिताक्षरा होता क्या है। ठीक, तो जी ध्यान से देखना, दया भागा और मिताक्षरा होता क्या है। तो जी दया भागा एक ऐसा सिस्टम है हिंदू सक्सेशन एक्ट में, जहां पर यह कहा गया कि वेस्ट बंगाल में ही दया भागा सिस्टम को फॉलो किया जाएगा। वेस्ट बंगाल में ही सिर्फ दया भागा सिस्टम को फॉलो किया जाएगा और कहीं भी फॉलो किया नहीं जाएगा। और ये हिंदू सक्सेशन एक्ट जो 1956 में आया, ये सिस्टम ये कहता है, ये एक्ट ये कहता है कि दया भागा के सिस्टम में मेल और फीमेल दोनों ही क्या हो सकता है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के को पार्टनर्स बन सकते हैं। अब जी सेकंड सिस्टम जो हिंदू सक्सेशन एक्ट का जो सेकंड सिस्टम जो कि मिताक्षरा है, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में ये सिस्टम में ये कहा गया मिताक्षरा में कि जी जो मिताक्षरा के सिस्टम में सिर्फ मतलब वेस्ट बंगाल में इसको फॉलो नहीं किया जाएगा और वेस्ट बंगाल को छोड़कर बाकी जितने भी इंडिया में जितने भी स्टेट्स है वहां हर जगह पे मिताक्षरा फॉलो किया जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा है ऑल फॉलो ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल, मतलब हर स्टेट में फॉलो किया जाएगा, इंडिया के हर पार्ट में फॉलो किया जाएगा सिर्फ वेस्ट बंगाल को छोड़कर। अब जी ये हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है ये कहता है कि ये जो मिताक्षरा सिस्टम जहां पर सिर्फ मेल मेंबर्स ही को पार्टनर्स बन सकता है, फीमेल नहीं बन सकती। ठीक है, ठीक है, तो ये मिताक्षरा सिस्टम में ये कहा गया हिंदू सक्सेशन एक्ट में कि सिर्फ मिताक्षरा केस में जो कि हर जगह फॉलो होगा सिर्फ वेस्ट बंगाल को छोड़कर, जहां पर सिर्फ मेल को ही को पार्टनर्स बनाया जाएगा, फीमेल को पार्टनर नहीं बनाया जाएगा। राइट, अब जी आगे की कहानी समझिए। अब जी इतना समझ में आ गया, हम लोग ने क्या पढ़ा, मीनिंग पढ़ा, कंडीशन जानी, कर्ता को पार्टनर्स कौन होता है, उसके बाद हम लोग ने ये जाना कि इसका जन्म कब होता है, और इसके साथ 1956 को इसका जन्म हुआ, इसके साथ ये एक्ट में दो सिस्टम को फॉलो किया गया, दया भागा और मिताक्षरा, जहां पर दया भागा सिर्फ वेस्ट बंगाल में फॉलो किया जाता है, जहां पर मेल और फीमेल दोनों ही पार्टनर्स बन सकते हैं, और मिताक्षरा में जिसका ऑपोजिट है, जहां पर सिर्फ वेस्ट बंगाल को छोड़कर बाकी सब जगह फॉलो किया जा सकता है, जहां पर सिर्फ मेल मेंबर्स ही को पार्टनर बन सकता है। इतना हम लोग ने पढ़ा। अब जी आगे सुनिए। अब जी 2004 में, ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, 2004 में एक बिल को पास किया गया पार्लियामेंट में। 2004 में एक बिल को पास किया गया पार्लियामेंट में, जहां पर कहा गया कि ये जो हिंदू सक्सेशन है जो 1956 में आया, जहां पर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का जन्म हुआ, ठीक है, तो ये बिल बेसिकली आया 2004 को, जहां पर ये पार्लियामेंट में एक बिल पास हुआ। ये कहता है, ये बिल ये कहता है कि जो भी हिंदू सक्सेशन एक्ट जो 1956 को आया, इस एक्ट को चेंज करो। 2004 में एक बिल पास हुआ पार्लियामेंट में, तो ये बिल ये कहता है कि जी जो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 आया उसको आप चेंज करो। अमेंडमेंट मतलब होता है चेंज इन लॉ, चेंज इन एक्ट। ठीक है, तो ये बिल क्या कहता है जो कि 2004 में आया, ये कहता है कि जो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में आया उसको चेंज करो। अब जी अगला क्वेश्चन हमारे पास ये आइज होता है कि 2004 में जो बिल पास हुआ उसमें चेंजेस क्या क्या हुए हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में। ठीक, तो 2004 में क्या हुआ, इस हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 एक्ट में क्या क्या चेंज लाया गया, क्या लाया गया, चेंज लाया गया। अब जी ये चेंजेस क्या थे, दो चेंजेस को लाया गया 2004 में, दो चेंजेस को क्या हुआ, लाया गया, पहला और दूसरा। पहला चेंजेस ये कहा गया 2004 में जो बिल पास हुआ, तो उसमें कहा गया कि हिंदू सक्सेशन एक्ट में मेल और फीमेल दोनों को ही बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। मतलब मेल और फीमेल दोनों को क्या करना चाहिए, दोनों की राइट को क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। जो राइट मेल को मिल रही है वो भी राइट को क्या फीमेल को भी मिलनी चाहिए। ठीक है, तो जी ऐसा 2004 के बिल में पास हुआ गया। अब जी सेकंड चीज इस बिल में ये कहा गया कि जी मिताक्षरा को भी दया भागा जैसे सेम बना दो, मिताक्षरा को भी दया भागा जैसे सेम बना दो, जहां पर मेल और फीमेल दोनों मेंबर्स को पार्टनर्स बन सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने बताया मिताक्षरा में से मेल को ही अलाउड था, फीमेल का अलाउड नहीं था को पार्टनर बनने के लिए, लेकिन ये बिल जैसे आया तो ये बिल ये कहता है कि जी ये जो मिताक्षरा है इसको भी सेम दया भागा जैसे बना दो और इसे हर जगह पे फॉलो करो। ठीक है, फॉलो ऑल ओवर द इंडिया, जहां पर मेल और फीमेल दोनों ही को पार्टनर्स बन सकते हैं। ठीक, तो जी यही चीज है बेसिक कंसेप्ट जो कि मुझे आपको समझाना था, कुछ भी नहीं था डियर, मीनिंग जाना। एक फिर 1956 को एक एक्ट आया जहां पर जॉइंट हिंदू फैमिली का जन्म हुआ, जहां पर यह कहता है कि दो सिस्टम फॉलो किया जाएगा, दया भागा और मिताक्षरा। अब जी दया भागा में क्या प्रॉब्लम आ रही थी, सिर्फ सॉरी मिताक्षरा में क्या प्रॉब्लम आ रही थी, सिर्फ मेल को ही को पार्टनर्स बनने का अलाउ था, लेकिन दया भागा में क्या था, दोनों का अलाउ था, है ना। तो 2004 में एक एक्ट पास हुआ गया जहां पर यह कहा गया कि जो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 आया है उसमें क्या करो, चेंज करो। और वो दो चेंजेस ये थे कि जी सबसे पहला तो ये चेंज आया गया कि
हिंदू सक्सेशन एक्ट में मेल और फीमेल दोनों को इक्वल राइट दिया जाए, और जी जो मिताक्षरा है उसको भी दया भागा जैसे बना दिया जाए, जहां पर मिताक्षरा में भी मेल और फीमेल मेंबर्स दोनों ही क्या बन को पार्टनर्स बन सकते हैं। ठीक, इतनी बातें समझ में आ गई आप सभी को। अब जी इतना तो मेन और बेसिक कंसेप्ट था, इसके बाद हम लोग को फीचर्स जानना है जो कि आपकी बुक में दिया गया है। ठीक, तो अब लाइन बाय लाइन हम लोग जानेंगे कि फीचर्स क्या होते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के, है ना। तो जी वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, चलिए जानते हैं। तो जी अब हम लोग जानते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का, जहां पर मैं आपको फीचर्स बताऊंगा जिससे आपको जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में और भी क्लियर हो जाएगा कि एटलीस्ट होता क्या है। ठीक, तो जी पहला फीचर है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का कि मेंबरशिप बाय बर्थ। अब जी ये पॉइंट ये कहता है कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में अगर जो भी नया बॉर्न बेबी है, ठीक है, कोई भी नया बेबी अगर पैदा होगा तो वो बचपन से ही जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का क्या बन जाएगा, हिस्सा बन जाएगा। आप सही सुन रहे हैं, जैसे ही पैदा हुआ तो वो वैसे ही जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का क्या बन जाएगा, हिस्सा बन जाएगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, बाय बर्थ ही क्या बन जाएगा, वो बेबी जो बच्चा पैदा हुआ है वो बच्चा जैसे ही पैदा हुआ उस तभी से ही वो क्या हो जाएगा, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का एक हिस्सा बन जाएगा। ठीक है, तो जी ये होता है पहला मेंबरशिप बाय बर्थ का मतलब। अब जी सेकंड पॉइंट की ओर चलते हैं। ठीक, तो जी अब सेकंड पॉइंट है हमारे पास मैनेजमेंट। तो जी मैनेजमेंट में क्या होता है, आप सभी जानते हैं, अभी मैं पढ़ाया करता है, क्या होता है जो सबसे बड़ा व्यक्ति, राइट। मैं आपको और एक चीज बताना चाहता हूँ कि जी जो भी जितनी भी बड़ी फैमिली है, ठीक, फॉर एग्जाम्पल ये 4 फैमिली है, 4 मेंबर्स है, जब इन्होंने क्या किया, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस चालू किया, तो सबसे बड़ा ये वाला व्यक्ति था, तो इसे क्या बना दिया, कर्ता बना दिया। क्या, क्योंकि ये अपने फैमिली में सबसे बड़ा है, इसलिए इसे कर्ता बना दिया। अब जी कर्ता को छोड़कर जितने भी बाकी लोग हैं, बच्चे हैं, ये सभी क्या कराए जाएंगे, को पार्टनर्स कराए जाएंगे, जो कि आपको मैं बता दूं, या फिर को पार्टनर्स, राइट, ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक, तो जी सेकंड मैनेजमेंट का मतलब यही होता है। अब जी थर्ड में हम लोग चलते हैं। अब जी जो थर्ड पॉइंट है हमारे पास वो है राइट। अब जी राइट्स का ध्यान से सुनना। देखिए जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में एक ही करता रहता है, बाकी सब को पार्टनर्स रहते हैं। अगर कभी कोई भी को पार्टनर को लगा कि जैसे इसको फॉर एग्जांपल ये जो बंदा है, इसको लगा यार मुझे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को छोड़ना है, ठीक, तो ये आराम से छोड़ सकता है, इसको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, मतलब अगर ये छोड़ना चाहे तो ये इजिली छोड़ सकता है, इसको कोई भी रोकेगा नहीं, पहली राइट। अभी दूसरी राइट ये है कि जी ये जो बंदा है, अगर फॉर एग्जांपल ये पूरे बिजनेस के आखिरी में छोड़ा, पूरा काम वाम करके छोड़ा, मतलब पूरा बिजनेस का काम किया और आखिरी में छोड़ा बिजनेस को, ठीक, तो जी मतलब आखिरी में, मतलब जब अकाउंट को जब क्लोज किया जा रहा था उसके पहले छोड़ा, तो ये बंदा क्या कर सकता है, छोड़ तो रहा है, इसको तो ये राइट है, ये छोड़ेगा तो इसको कोई मना भी नहीं कर सकता मत छोड़ करके। ठीक है, तो ये कभी भी क्या कर सकता है, बिजनेस को लीव भी कर सकता है। इसके साथ साथ ये क्या कर सकता है, जो हिस्सा इसने कमाया है, ठीक है, उसके पहले जब तक ये पार्टनर था तब तक इसने जितना भी हिस्सा कमाया है, इस बंदे को जितना भी इसका हक था, तो ये क्या कर सकता है, इजिली मांग सकता है, और पूरे को पार्टनर्स को या फिर कर्ता को उसका जितना भी हिस्सा है इसको देना पड़ेगा। ठीक है, तो जी राइट मतलब यही होता है, 2 ही राइट थी बेसिक, और ये केस स्टडी में आपको आएगी भी। तो जी अब हमारे पास 4th पॉइंट है लायबिलिटी। अब जी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज पहली वाली जो चैप्टर की लेक्चर है उसको जरूर देखिए, प्लीज प्लीज, क्योंकि वहां पर मैंने आपको लायबिलिटी के बारे में बहुत अच्छे से समझाया था, जहां पर मैंने आपको बताया था कि 2 लायबिलिटी को हम लोगों ने कंसीडर किया था, लिमिटेड लायबिलिटी और अनलिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, जहां पर मैंने आपको बहुत अच्छे से ब्रीफली में समझाया था, ठीक, लायबिलिटी के बारे में। सो प्लीज वहां पर जाके देखिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर बताऊंगा तो लेक्चर और भी लंबी चली जाएगी, क्योंकि वहां पर मैंने आराम से 5 से 6 मिनट देके इस चीज को समझाया था। तो प्लीज वहां पर जाइए और प्लीज वहां से देख लीजिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर बताऊंगा तो इसको बताते ही बताते 6 मिनट चले जाएगा और वीडियो लेक्चर्स बहुत बड़ी हो जाएगी और मेरे को अपलोडिंग में प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक, तो जी लायबिलिटी में जो हमेशा करता जो रहता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का, और उसको छोड़कर बाकी जो को पार्टनर्स, जो बाकी मेंबर्स रहते हैं बिजनेस के, तो जिसकी लायबिलिटी क्या होती है। ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखना, हमेशा एग्जाम्स में कंफ्यूज करने के लिए आता है कि यहाँ पर कर्ता को पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है। तो जी जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जो कर्ता रहता है उसकी जो लायबिलिटी रहती है वो हमेशा अनलिमिटेड रहती है। मैं यहाँ पर ब्लैक पेन से लिख देता हूँ, शायद विजिबल नहीं है रेड पेन से। और कर्ता को छोड़कर जितने भी मेंबर्स है जो कि हम लोग को पार्टनर्स कहते हैं, उनकी लायबिलिटी क्या रहती है, लिमिटेड लायबिलिटी रहती है। अब जी इसके बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया था लायबिलिटी के बारे में, जहां पर मैंने आपको बताया था अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब ऐसी लायबिलिटी होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब एक ऐसी लायबिलिटी जहां पर डियर एक काम कीजिए आप, अनलिमिटेड लायबिलिटी लिमिटेड लायबिलिटी यहाँ पर सॉरी लिमिटेड लायबिलिटी को आप क्या कीजिए, प्लीज आकर पहली वाली लेक्चर्स में देख लीजिए, क्योंकि अभी नहीं बता पाऊंगा, अभी बताऊंगा तो देखिए लेक्चर्स बढ़ते जा रही है, मुझे भी
प्रॉब्लम हो रही है, राइट। तो जी इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं आपको अभी बता के लेक्चर्स को लंबा करूं, इसलिए पहली वाली लेक्चर्स प्लीज देख लीजिए, रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी से। अब जी एक चीज याद रखिए, एग्जाम्स में हमेशा कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है कि मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में लायबिलिटी किसकी कैसी रहती है। तो जी बस आपको क्या बताना है कि कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती है और जितने भी को पार्टनर्स है उनकी लायबिलिटी लिमिटेड रहती है, राइट। अगर यही चीज आप बता दोगे, एक्सप्लेन कर दोगे तो आपको फुल में से फुल मिल जाएगा, राइट। अब जी जो अगला पॉइंट है हमारे पास, अब जी अगला पॉइंट है हमारे पास रजिस्ट्रेशन। तो जी रजिस्ट्रेशन में क्या होता है कि जो भी जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है उसको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो क्या होता है गवर्न बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट। मतलब वो क्या होता है हिंदू सक्सेशन एक्ट का ही एक पार्ट है, मतलब वो एक तरीके का लॉ का ही एक पार्ट है, तो उसको रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, राइट। ठीक है, तो जी अब अगला पॉइंट है हमारे पास परपेचुअलिटी। मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर। अब जी जो आखिरी पॉइंट है वो हमारे पास परपेचुअलिटी। अब ये परपेचुअलिटी का मतलब होता है कंटिन्यूटी। अब जी जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, ठीक, वो हमेशा कंटिन्यू होता रहता है। अब जी फॉर एग्जांपल एक फैमिली थी, उन्होंने जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को चालू किया, ठीक। अब जी क्या होता है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ एग्जांपल। फॉर एग्जांपल सबसे बड़ा ये था, ये वाला व्यक्ति जो ए है, ये क्या था सबसे बड़ा था, तो इसको क्या किया कर्ता बना दिए, बिजनेस का कर्ता बना दिए, जो कि सबसे हेड है इसलिए। अब जी क्या हुआ, इसकी डेथ हो गई। अब जी इसकी डेथ हो गई तो इससे बड़ा क्या है, बी है, उस फैमिली में सबसे बड़ा क्या है, बी है। तो अब इसकी जो पोजीशन थी, अब ये क्या हो गई, बी को मिल गई, अब बी कर्ता बन गया। अब जी वैसे ही अगर बी मर गया तो अब सबसे बड़ा कौन है उस फैमिली में, सी बड़ा है, तो सी कर्ता बन जाएगा। तो मतलब ऐसे ऐसे क्या होता है, चलता जाता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, राइट। तो ये क्या रहता है, कंटिन्यू चलता रहता है, कंटिन्यू चलता रहता है, इसलिए यहाँ पर मैंने परपेचुअलिटी लिखा है, राइट। तो डियर यही जो 6 पॉइंट है सबसे बेसिक पॉइंट है केस स्टडीज के लिए भी, और कहीं से भी क्वेश्चन उठा के ला लो, सिर्फ यहीं से ही पूछा जाएगा, और इसके ऊपर प्लीज कभी भी मत जाना। और मैंने आपको राइट भी बता दिया है, उसे भी अच्छे से देख लेना, मेरी बातों को गौर करना, जो भी मैं चीज बता रहा हूँ उसको अच्छे से गौर करना है, क्योंकि उसके ही बेसिस पे आपको केस स्टडी पूछेंगे, उसके बेसिस पे जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप उसे सॉल्व कर पाओगे। तो ठीक है, तो जी इससे मैं देखता हूँ कि ठीक, तो जैसे मैं अगर आपको एक दो क्वेश्चन दिखाता हूँ, जैसे बुक में मेरे पास अभी पूनम गांधी अवेलेबल है, तो जी यहाँ पर देखिए जिससे मैं आपको पढ़ा रहा था, तो जी यहाँ पर केस स्टडी में आपको कोई भी दिखेगा नहीं क्वेश्चन, राइट, कोई भी क्वेश्चन नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का आप देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ एक ही क्वेश्चन मिलेगा, ये कर देखिए, यहाँ पर लिखा है शर्मा ब्रदर इनहेरिटेड सम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। देखिए मैंने आज आपको जो भी चीज टर्मिनोलॉजी जो भी चीज पढ़ाया है एंसेस्ट्रल करके यहाँ पर वर्ड आ गया, ठीक, ये देखिए एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, राइट। तो डियर इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि मेरी लेक्चर्स को देखिए, क्योंकि इसके ही बेसिस में आपको हमेशा केस स्टडी मिलेंगे और आप इजिली आइडेंटिफाई कर पाओगे और इजिली हर फीचर्स भी आइडेंटिफाई करके उसके जवाब भी इजिली लिख पाओगे, ठीक है। तो डियर जैसे और क्वेश्चंस अगर देखेंगे तो डियर अभी तो वो एक क्वेश्चन मिल नहीं रहा है, काम करना अभी तो नहीं मिल रहा है, लेकिन मैंने आपको जो ये वाला पॉइंट बताया था, एक मिनट यहाँ पर, कि जी जो कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती है और को पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड रहती है, ये जरूर याद रखना प्लीज, क्योंकि इससे ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन वो क्वेश्चन अभी मेरे को फिलहाल मिल नहीं रहा है। मैंने वीडियो भी पॉज करके देखा कैमरा को, सो अभी तो मेरे को अभी मिल नहीं रहा है, लेकिन यही ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मैं आपको कभी और बता दूंगा, लेकिन ये चीज भी याद रखिएगा, ये पार्टनरशिप। तो जी आइए जानते हैं कि आखिर पार्टनरशिप फर्म होता क्या है। तो देखेंगे इसकी मीनिंग, मतलब एक बार मैं आप सभी को पढ़ के दिखाता हूँ इसकी मीनिंग। It is the form of a business involve more than two people to conduct business and enjoy profit and bear loss together. ठीक, तो जी इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक ऐसा बिजनेस, इट इज अ फॉर्म ऑफ अ बिजनेस, ये एक ऐसा बिजनेस है इन्वॉल्व मोर देन टू पर्सन और पीपल, जहां पर दो या फिर दो से अधिक लोग मिलकर काम करते हैं, टू कंडक्ट बिजनेस एंड एंजॉय प्रॉफिट, जहां पर वो क्या करते हैं प्रॉफिट को एंजॉय करते हैं साथ में, और एंड बियर लॉस टुगेदर। मतलब पार्टनरशिप फर्म एक ऐसा बिजनेस होता है जहां पर दो या दो से अधिक लोग मिलकर काम करते हैं, जहां पर वो क्या करता है जितना भी बिजनेस में प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को आपस में बांट लेता है, और जी अगर कोई बिजनेस में अगर लॉस हो गया तो वो क्या कर लेता है उस लॉस को आपस में शेयर कर लेता है, ठीक है। ऐसे बिजनेस को कहा जाता है पार्टनरशिप बिजनेस, ठीक। तो जी यहाँ पर मीनिंग तो समझ में आ गई। अब जी यहाँ पर और एक चीज आप सभी को नोट करनी है, नंबर्स ऑफ पार्टनर्स, मतलब नंबर ऑफ पार्टनर कैसे टाइप के कितने पार्टनर होने चाहिए पार्टनरशिप फर्म बिजनेस में। तो जी अकॉर्डिंग टू एज पर कंपनी एक्ट 1956, कंपनी एक्ट 1956 ये कहता है कि पार्टनरशिप फर्म जिसको भी चालू करना है, तो जी जो भी नॉर्मल बिजनेस चालू करना चाहेगा पार्टनरशिप फर्म बिजनेस में, तो वहां पर मिनिमम 2% रहने चाहिए और मैक्सिमम 20% रहने चाहिए,
ठीक, और ये कंपनी ये भी कहता है कि जो बैंकिंग बिजनेस चालू करना चाहता है पार्टनरशिप फर्म बिजनेस में, जो बैंकिंग बिजनेस चालू करना चाहता है, वहां पर जी जो मिनिमम मेंबर होने चाहिए वो 2 रहने चाहिए और जी मैक्सिमम होने चाहिए 10। ठीक, और जी आप ही समझिए कि अगर यहाँ पर मिनिमम 1 आ गया तो जी ये तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कहा जाएगा। ठीक, इसलिए पार्टनरशिप फर्म बिजनेस में हमेशा मिनिमम 2 लिया जाता है। ठीक, अब जी पार्टनरशिप डीड ये और एक चीज है जो आप सभी को जान लेनी चाहिए। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? ठीक, अब जी जैसे फॉर एग्जांपल कीजिए, मैं आप सभी को एक चीज बता देता हूं कि अब जी जैसे देखिए, आप, मैं और एक श्याम पर्सन। ठीक, तो जी जब भी हम पार्टनरशिप बिजनेस चालू करते हैं, फॉर एग्जांपल कीजिए ये हमने पार्टनरशिप बिजनेस चालू किया। ठीक है, मैं हूं, ये आप है और एक पर्सन है यहाँ पर श्याम। हम तीनों ने मिलकर एक पार्टनरशिप बिजनेस को क्या किया, चालू किया। ठीक, तो जी हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक पार्टनरशिप डीड बनाते हैं। पार्टनरशिप डीड बनाता है। ठीक, अब ये पार्टनरशिप डीड होता क्या है? अब ये पार्टनरशिप डीड होता क्या है, ये अपने पास क्वेश्चन है। ठीक, तो जी पार्टनरशिप डीड क्या रहता है? एक ऐसा डॉक्यूमेंट रहता है, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट रहता है जहां पर क्या करते हैं हम अपनी सारी बातों को क्या करते हैं, लिख देते हैं। मतलब हम 3 पार्टनर्स हैं, हम तीनों के बीच में प्रॉफिट, अगर एक बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो वो प्रॉफिट हम लोग आपस में कितना कितना बांटेंगे। ठीक, ये सारी चीजें हम यहाँ पार्टनरशिप डीड में लिखते हैं। और यहाँ पर हम लोग ये सभी सारी चीजें भी लिखते हैं जहां पर अगर फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेस को लॉस हो गया, ठीक है, तो लॉस के केस में कौन कौन कितना कितना लॉस को शेयर करेगा। तो पार्टनरशिप डीड एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जहां पर जितने भी पार्टनरशिप बिजनेस में जितने भी पार्टनर्स है वो सारी इंफॉर्मेशन इस पार्टनरशिप डीड में लिख देता है। ठीक, कि फ्यूचर में जाके कुछ भी अगर प्रॉब्लम आएगी बिजनेस में तो क्या होगा कि मतलब कोई भी प्रॉब्लम ना, अगर कोई भी फॉर एग्जांपल कीजिए कोई भी फ्यूचर में अगर प्रॉब्लम आ गई, ठीक, तो जी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम ये पार्टनरशिप डीड क्या करते हैं, बनाते हैं। अब जी क्या होता है, पार्टनरशिप डीड जो है ये क्या होता है, ओरल भी होता है, रिटर्न भी होता है। मतलब फॉर एग्जांपल कीजिए, देखिए मैं आपको रियल लाइफ में बताता हूँ कि बेसिकली जब मैं स्कूल्स में था क्लास 11 12th में, तो बेसिकली मेरे भी फ्रेंड्स थे, राइट। तो जी हम लोग क्या करते थे, हमेशा ही शर्त लगते थे कि अगर इस टेस्ट में अगर तेरा नंबर अच्छा आया, जिसका भी ज्यादा नंबर अच्छा आएगा तो वो क्या करेगा, पार्टी देगा। ठीक, अब जी जैसे ही टेस्ट होता था तो जी जैसे ही टेस्ट में जिसके भी अच्छे नंबर आते थे तो हम लोग उसको पकड़ते थे कि भाई हम लोग ने तो ये सारी शर्त लगाई थी कि जिसका ज्यादा नंबर आएगा वो उससे हम लोग पार्टी लेने वाला है। ठीक, तो जी अब वो हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही टेस्ट आता है, जैसे ही टेस्ट खत्म होता है, फिर नंबर जैसे ही मिलता है तो हम लोग जो भी जिसका भी ज्यादा नंबर आता था तो उस बंदे का ना पकड़ते थे कि भाई जैसा उन्होंने डिसाइड किया था कि जिसका भी ज्यादा नंबर आएगा उसके हिसाब से वो पार्टी देगा। ठीक, तो हम लोग क्या करते थे, ऐसी पर्सन को पकड़ के उससे पार्टी मांग लेते थे। ठीक, अब जी कभी कभी क्या होता था, कोई कोई पर्सन ऐसा होता था कि वो मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं ही बता रहा था कि मतलब मैं ही अपने लाइफ में मैं भी ऐसा किया हूँ कि मैं भी अपने फ्रेंड्स को बोल देता था कि अगर मेरा नंबर अच्छा आएगा तो मैं पक्का पार्टी दूंगा, राइट। तो जब जैसे मेरा नंबर अच्छा आ जाता था ना उन लोग से, तो क्या उन लोग मुझसे पार्टी मांगते थे और उन्होंने ये भी कहते थे कि भाई देख तूने मुझे कहा था कि अगर तेरा नंबर अच्छा आएगा तो तू हमें पार्टी देगा। ठीक है, फिर मैंने उन्हें वहीं पर इंकार कर दिया। मैंने कहा अरे ऐसा तो मैंने कभी कुछ कहा ही नहीं। ठीक, ऐसा तो मैंने कभी कुछ कहा ही नहीं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, पलट जा रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, पलट रहा हूँ अपना जो मैंने क्या किया था, जो मैंने प्रॉमिस किया था उसे मैं पलट रहा हूँ। तो जी ऐसे ही हर पार्टनरशिप के बिजनेस में भी ऐसे ही होता है। एक हर पार्टनर क्या करता है, बोल देता है कि भाई ठीक है प्रॉफिट क्या होगा, इतना इतना बटेगा और लॉस जो होगा इतना इतना होगा, और भी सारी चीजें वो क्या होती है, मतलब एक फ्यूचर में जाके कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर लेती है। सो उस कॉन्फ्लिक्ट को क्या करने के लिए, उस झगड़े लड़ाई को क्या करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए, ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, पार्टनरशिप डीड बनाते हैं। ठीक, तो जी पार्टनरशिप डीड क्या है, एक डॉक्यूमेंट है। ठीक है, जो क्या करता है, कंटेनिंग द एग्रीमेंट इन राइटिंग अमंग पार्टनर इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। ठीक है, ये क्या एक राइटिंग डॉक्यूमेंट है, उसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। अब जी जैसे मैंने आपको बताया ओरल, अब जी जैसे मैंने अपने फ्रेंड्स से प्रॉमिस किया था कि भाई अगर मेरा टेस्ट में अच्छा आ गया तो मैं तुम लोग को पार्टी दूंगा, राइट। ये मैंने क्या किया था, उनको ओरल कहा था, ऐसे मुंह से कहा था। ठीक, कोई मैंने रिटर्न कुछ उनको लेके नहीं दिया था कि भाई ये रिटर्न में तुम लोग ले लो, अगर मेरा नंबर अच्छा आ गया तो मैं तुमको पार्टी दूंगा। लेकिन मैंने क्या किया था, उनको ओरल में बस उनको मुंह से कहा था कि भाई अगर मेरा अच्छा नंबर आएगा तो मैं तुम लोग को पार्टी दूंगा, राइट। तो इस केस में क्या हो जाएगा, अगर फ्यूचर में अगर जाके मेरा नंबर भी अच्छा आ जाएगा तो मैं क्या करूंगा, भाई मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं था। ठीक है, और मेरे सभी दोस्त कहेंगे नहीं भाई तुमने तो ऐसा बोला था। तो ये बोलने वाला जो चक्कर है ना, तो ये क्या होता है, कभी कभी फ्यूचर में जाके कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देता है। इसलिए हम क्या करते हैं, हमेशा रिटर्न में एक डॉक्यूमेंट बना देते हैं कि अगर फ्यूचर में जाके
कुछ प्रॉब्लम आएगी तो उस प्रॉब्लम को ये पार्टनरशिप डीड क्या करेगा, सॉल्व करेगा। इस पार्टनरशिप डीड में हम पूरी प्रॉब्लम्स लिखते हैं और इसका सॉल्यूशन लिखते हैं कि कौन सा बंदा कौन सा चीज को सॉल्व करेगा, क्या करेगा, और इसके साथ उसकी साइन वाइन वो सारी चीजें हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये पार्टनरशिप डीड क्या करता है, जितने भी बड़ा प्रॉब्लम्स है उसको क्या करता है, मिनिमाइज कर देता है। ओके तो डियर, आज के लेक्चर्स में हमने बेसिकली क्या क्या पढ़ा, ये पढ़ा कि पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है, इसके साथ साथ कि पार्टनर्स के बिजनेस में नॉर्मल बिजनेस में कितने मेंबर्स होने चाहिए और कितने नहीं होने चाहिए, बैंकिंग बिजनेस में कितने मेंबर्स होने चाहिए, कितने नहीं होने चाहिए, मतलब मिनिमम नॉर्मल बिजनेस में 2 होने चाहिए, मैक्सिमम 20 होने चाहिए, बैंकिंग बिजनेस में 2 होने चाहिए मिनिमम और मैक्सिमम 10 होने चाहिए। फिर इसके बाद उन्होंने जाना पार्टनरशिप डीड क्या होता है। राइट, तो डियर आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर्स में हम लोग जानेंगे कि पार्टनरशिप बिजनेस में फीचर्स क्या होता है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या होता है। ठीक, इसी के साथ डियर मैं चलता हूँ, बाय, एंजॉय, टेक केयर, चीयर्स।